जरा सोचिए, एक राज्य में विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन का नाम लक्ष्मीबाई है, दूसरे राज्य में गंगा स्वरूपा, कहीं आसरा पेंशन है तो कहीं एकल नारी पेंशन। नाम अलग अलग हैं, नियम अलग अलग हैं और मिलने वाली रकम भी अलग अलग हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, पूरे साल में विडो पेंशन सिर्फ एक नाम से ही नहीं चलती। कई राज्यों ने विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए अलग अलग नाम से अपनी सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम भी बनाई है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके राज्य में विडो पेंशन किस नाम से मिलती है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, कितने पैसे मिलते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कैसे करना है, अगर पेंशन बंद हो जाए या बैंक अकाउंट में पैसा ना आए तो क्या करना है, और सबसे जरूरी बात, आप अपने राज्य की सही स्कीम को पहचानेंगे कैसे। तो अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में या आसपास कोई ऐसी महिला है जिनके लिए ये जानकारी काम आ सकती है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके राज्य में ऐसी पेंशन स्कीम चल रही हो जिसके बारे में आज तक आपको सही जानकारी ही ना मिली हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बॉस वाला हिंदी। आपके लिए लेकर आते हैं सरकार की योजनाएं, बैंक, पेंशन, इन्वेस्टमेंट और आपके पैसों से जुड़ी जरूरी जानकारियां। तो अगर आप भी ऐसी ही काम की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन का मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में हर विधवा महिला को एक ही नियम के तहत एक ही नाम की और एक ही रकम की पेंशन मिलती हो। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र विधवा महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी के तौर पर आर्थिक सहायता देने के लिए पेंशन स्कीम्स चलाती है। केंद्र स्तर पर एक प्रमुख स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम यानी IGNWPS। ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी NSAP का हिस्सा है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि राज्यों की अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हो सकती हैं। कई राज्य उसी स्कीम के नाम से पेंशन देता है, कहीं उसका अलग नाम होता है, कई राज्य केंद्र की सहायता के ऊपर अपनी तरफ से अतिरिक्त रकम जोड़ता है और कई विधवा महिलाओं को दूसरी स्टेट सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत सहायता दी जाती है। यानी दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि आपके राज्य की स्कीम जानना बहुत जरूरी है। किसी दूसरे राज्य का YouTube वीडियो देखकर अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड बिल्कुल मत करिए। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख स्कीम की, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम की। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के फ्रेमवर्क में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों की पात्र विधवा महिलाओं को सहायता या प्रावधान है। ऑफिशियल सेंट्रल फ्रेमवर्क के अनुसार 40 से 79 साल की पात्र विधवा महिला के लिए केंद्र की तरफ से 300 रुपए प्रति महीने की सहायता का प्रावधान बताया गया है और 80 साल या उससे अधिक उम्र होने पर केंद्र की सहायता 500 रुपए प्रति महीने तक बताई गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात, आपको आपके बैंक अकाउंट में कुल कितनी पेंशन मिलेगी ये सिर्फ सेंट्रल अमाउंट देखकर तय नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार अपनी तरफ से भी अलग सहायता या टॉप अप दे सकती है और अपने इंप्लीमेंटेशन रूल्स रख सकती है। इसीलिए अगर किसी वीडियो में आपको कोई कहे कि पूरे भारत में विडो पेंशन 500 रुपए मिलती है या हर विधवा महिला को 1500 रुपए मिलते हैं तो तुरंत भरोसा मत करिए, पहले अपना राज्य चेक कीजिए। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी आपके राज्य में विडो पेंशन का नाम क्या है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि कई जगह स्कीम सीधे विडो पेंशन के नाम से मिलती है, जबकि कई राज्यों में अलग नाम इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण समझ लेते हैं। बिहार में लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन का नाम काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेंट्रल IGNWPS भी अलग फ्रेमवर्क के तहत लागू हो सकती है। गुजरात में विधवा महिलाओं के लिए प्रमुख नाम है गंगा स्वरूपा पेंशन स्कीम। तो अगर गुजरात की कोई महिला सिर्फ विडो पेंशन सर्च कर रही है तो उसे गंगा स्वरूपा पेंशन नाम भी जरूर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत विधवा महिलाओं के लिए आसरा पेंशन नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत पात्र कैटेगरीज को सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाती है और विधवा कैटेगरी भी इसमें महत्वपूर्ण है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अकेली महिलाओं से जुड़ी पेंशन के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का नाम सामने आ जाता है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के साथ सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए अलग अलग स्टेट सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में विधवा और कुछ अन्य पात्र महिलाओं के लिए स्टेट पेंशन स्कीम चलती है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो वहां पर भी अलग विडो पेंशन कैटेगरी और राज्य का अपना एप्लीकेशन सिस्टम है। दोस्तों इसी तरह अलग अलग राज्यों में नाम, कैटेगरी और इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है। और अगर आपको अपने राज्य की स्कीम का नाम पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए मेरा राज्य और हमारी विडो पेंशन स्कीम का नाम। इससे दूसरे लोगों को भी मदद मिलेगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, आखिर विडो पेंशन में कितने रुपए मिलते हैं? देखिए दोस्तों, इसका एक ही जवाब नहीं है और यही बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। हर राज्य में रकम एक जैसी नहीं होती। सेंट्रल IDNWPS में केंद्र की तरफ से तय सहायता का अपना फ्रेमवर्क है, लेकिन राज्य अपनी तरफ से सहायता जोड़ सकते हैं या अपनी अलग स्टेट स्कीम चला सकते हैं। इसलिए किसी को 500 रुपए मिल रहे होते हैं, किसी को 1000 रुपए, किसी को इससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको उतने ही मिलेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट आपके राज्य, स्कीम, पात्रता और लागू नियमों पर डिपेंड करेगी। इसलिए वीडियो में जब भी आप अपने राज्य की स्कीम देखें, उसके साथ ऑफिशियल तौर पर लागू लेटेस्ट मंथली अमाउंट जरूर चेक करें। और जरूरी बात, गवर्नमेंट समय समय पर पेंशन की रकम और नियमों में बदलाव भी कर सकती है ना? तो इसका ध्यान रखिएगा। अब सवाल है, क्या हर विधवा महिला को विडो पेंशन मिल सकती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी स्कीम और स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर कुछ बातें चेक की जाती है। महिला विधवा होनी चाहिए, यानी पति की मृत्यु हो चुकी हो और उसका वैध प्रमाण मौजूद हो। दूसरा, आय की शर्त कई स्कीम्स में परिवार या आवेदक की इनकम पर शर्त हो सकती है। कुछ जगह BPL या अन्य आर्थिक क्राइटेरिया लागू हो सकते हैं। तीसरा, उम्र की शर्त। किसी भी वीडियो में एक ही एज लिमिट सुनकर अपनी एलिजिबिलिटी मत मान लीजिए। सेंट्रल IDNWPS के अपने एज क्राइटेरिया हैं, जबकि स्टेट स्कीम में अलग उम्र की शर्त हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ स्टेट जो है वो 18 साल से ऊपर की पात्र विधवा महिलाओं को कवर करती है, लेकिन उनके साथ इनकम और दूसरी कंडीशन जुड़ी हो सकती है। अब अगला बात करें तो राज्य की निवासी होना। आमतौर पर आवेदक को उसी राज्य का एलिजिबिलिटी और रेजिडेंस कंडीशन पूरी करना होता है जहां वो पेंशन के लिए अप्लाई कर रही है। उसके बाद दूसरी शादी, कई स्कीम्स में रीमैरिज यानी दूसरी शादी होने के बाद एलिजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अगर किसी महिला का मैरिटल स्टेटस उसमें बदलाव हुआ है तो स्कीम के रूल्स जरूर चेक कीजिए। और दोस्तों, सिर्फ ये सोचकर कि पति का डेथ सर्टिफिकेट है इसीलिए पेंशन मिल जाएगी, ऐसा मानना सही नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी पूरी करना बहुत जरूरी है। अब मैं उस कंफ्यूजन को बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ जहां सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं विडो पेंशन सिर्फ 40 साल के बाद मिलती है, कुछ कहते हैं 18 साल के बाद मिलती है। तो सही कौन है? देखिए, असल में दोनों बातें बहुत अलग अलग स्कीम्स और स्टेट्स के कारण सामने आती है। सेंट्रल इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के अपने एज क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ स्टेट विडो पेंशन स्कीम्स में 18 साल या उससे ऊपर की पात्र विधवा महिलाओं के लिए अलग नियम हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड की विडो पेंशन स्कीम में ऑफिशियल एलिजिबिलिटी में मिनिमम एज 18 साल बताई गई है, साथ ही इनकम या BPL जैसी कंडीशंस भी हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने राज्य की स्कीम का नाम जानिए, फिर उसकी एज लिमिट चेक कीजिए। सिर्फ विडो पेंशन की एज लिमिट गूगल पर सर्च करके पूरे भारत के लिए एक ही जवाब मत मानिए। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। हालांकि हर राज्य और स्कीम में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला, पति का डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा, आधार कार्ड। तीसरा, एज प्रूफ अगर अलग से मांगा जाए। चौथा, रेजिडेंस या डोमिसाइल से जुड़ा प्रमाण जहां लागू हो। और पांचवा, इनकम सर्टिफिकेट या BPL या राशन कार्ड स्कीम के रूल्स के अनुसार। अब छठा है बैंक अकाउंट,
पासबुक या बैंक डिटेल्स, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जहां मांगा जाए, एंड नेक्स्ट मोबाइल नंबर। और कुछ स्टेट्स में फैमिली रजिस्टर, ग्राम सभा सिलेक्शन प्रूफ या अन्य लोकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अप्लाई करने से पहले अपने राज्य के ऑफिशियल पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स की लेटेस्ट लिस्ट जरूर चेक करना। अब मान लो कि आप एलिजिबल हो और डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं, तो अप्लाई कैसे करना है? देखिए, कई स्टेट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा उपलब्ध है। आमतौर पर प्रोसेस कुछ इस तरह का हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अपने राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल या फिर संबंधित ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए। फिर अपनी स्कीम को चुनिए, न्यू एप्लीकेशन या अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर जाइए। अब अपना नाम, अपना पता, उम्र और दूसरी जितनी भी जानकारी है उसे भरिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, बैंक डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरना और फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर जरूर सेव करना। आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल माई स्कीम प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करके अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर संबंधित सरकारी स्कीम्स खोज सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले फाइनल डिटेल संबंधित ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट या स्कीम पोर्टल पर जरूर कंफर्म करना। अब हमारे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि यार हमें ऑनलाइन अप्लाई करना आता ही नहीं है। देखो, चिंता मत करो, मैं आपको ऑफलाइन भी बता देती हूँ। देखो, ऑफलाइन या असिस्टेड एप्लीकेशन की सुविधा बहुत आराम से मिल जाएगी। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से ग्राम पंचायत ऑफिस, नगर पालिका या नगर निगम, सोशल वेलफेयर ऑफिस, इसके साथ साथ तहसील पर भी जा सकते हैं। वहां पर जो कार्यालय है या अधिकृत सेवा केंद्र है, वहां से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है, किसी भी अनजान एजेंट को बिना जानकारी के पैसे मत देना। पहले पूछो, क्या ये ऑफिशियल या ऑथोराइज सर्विस है, कितना शुल्क है और क्या आपको रिसीट मिलेगी, इसके बाद ही आगे बढ़ना। अब आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन सवाल है पेंशन मंजूर हुई या नहीं, कैसे पता चलेगा? इसके लिए आमतौर पर स्टेट पेंशन पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस, पेंशन स्टेटस जैसे ऑप्शंस जो है वो आराम से मिल जाएंगे। कुछ जगह पर एप्लीकेशन नंबर से चेक किया जा सकता है, कुछ जगह आधार या फिर रजिस्टर डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऑनलाइन स्टेटस नहीं मिल रहा तो अपने एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट के साथ संबंधित लोकल ऑफिस से जानकारी ली जा सकती है। और याद रखिए, एप्लीकेशन नंबर खोना मत। अब सबसे जरूरी सवाल पता है क्या है? मान लीजिए पहले पेंशन आ रही थी, लेकिन अचानक 1 महीने से बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आया, तो सबसे पहले तो घबराओ मत। पहला काम क्या करना है? बैंक अकाउंट चेक करो, क्या अकाउंट एक्टिव है, क्या अकाउंट नंबर सही है। दूसरा, आधार और बैंक डिटेल्स में कोई समस्या तो नहीं। तीसरी चीज, क्या कोई वेरिफिकेशन या रीवेरिफिकेशन पेंडिंग तो नहीं है। कुछ राज्यों में बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन या अन्य प्रोसेस हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। चौथा, स्कीम की एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। और पांचवा, अपने ग्राम पंचायत, लोकल बॉडी या संबंधित सोशल वेलफेयर ऑफिस से पेंशन स्टेटस की जानकारी लो। बिना जानकारी के ये मत मान लो कि सरकार ने पेंशन बंद कर दी। पहले अपने इंडिविजुअल केस का कारण पता करो। अगर आपके अकाउंट में पेंशन नहीं आई है तो ये चीजें जरूर चेक करें। सबसे पहली चीज, बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं। दूसरा, बैंक डिटेल्स में कोई गलती तो नहीं है। तीसरा, आधार और बैंक से जुड़ी जानकारी मिसमैच तो नहीं हो गई है। और चौथा, कोई वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपडेट पेंडिंग तो नहीं। अब इसके बाद आएगा, आपका नाम अभी भी बेनिफिशियरी लिस्ट में एक्टिव भी है या नहीं। इसमें से कोई भी वजह आपके केस में लागू हो सकती है, इसलिए सीधे किसी अफवाह पर भरोसा करने की बजाय ऑफिशियल पोर्टल या संबंधित ऑफिस से चेक करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। सबसे पहले, गलत जानकारी भरना। नाम, उम्र, पता या बैंक डिटेल्स गलत भर देना। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स में नाम का मिसमैच। मान लो आधार में नाम अलग है और बैंक या दूसरे डॉक्यूमेंट में अलग है, तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है इनकम या एलिजिबिलिटी को गलत समझना। कई लोग अपनी स्टेट स्कीम की कंडीशंस चेक किए बिना ही अप्लाई कर देते हैं। और उसके साथ साथ गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट्स, ब्लर डॉक्यूमेंट्स, गलत सर्टिफिकेट या जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करना। बाद में एप्लीकेशन नंबर सेव ना करना। फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रूफ ही नहीं रखा तो फिर क्या मतलब है? इसलिए फॉर्म भरने के बाद स्क्रीनशॉट, एक्नॉलेजमेंट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जरूर संभाल कर रखो।
ठीक है, अब आते हैं एक बहुत कॉमन सवाल पर। अगर विडो पेंशन लेने वाली जो महिला है दूसरी शादी कर लेती है तो क्या होगा? देखो दोस्तों, इसका जवाब पूरे भारत के लिए एक जैसा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अलग अलग स्कीम्स के अपने रूल्स होते हैं। कई स्कीम में रीमैरिज होने पर विडो पेंशन की एलिजिबिलिटी खत्म हो सकती है। इसलिए अगर मैरिटल स्टेटस बदलता है तो स्कीम के रूल्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेक करना बहुत जरूरी है। किसी भी स्थिति में गलत जानकारी देकर पेंशन लेते रहना बिल्कुल सही नहीं है। अपने राज्य के संबंधित डिपार्टमेंट से सही जानकारी लें। अब एक और बड़ा सवाल है कि अगर किसी महिला को राशन मिलता है, पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है या कोई दूसरी गवर्नमेंट स्कीम मिल रही है, तो क्या विडो पेंशन नहीं मिलेगी? देखिए, इसका एक यूनिवर्सल हाँ या ना में तो जवाब नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्कीम्स की एलिजिबिलिटी अलग होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, दो अलग अलग सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स एक साथ लेने के रूल्स अलग हो सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना। उदाहरण के लिए विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन जो है दोनों एक साथ मिलेगी या नहीं, ये एप्लीकेबल रूल्स पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए एक स्कीम का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं होता कि दूसरी स्कीम नहीं मिलेगी, और ये भी ऑटोमेटिकली नहीं है कि दोनों मिलेगी। अपने स्टेट के ऑफिशियल रूल्स जरूर चेक करो। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि रिजेक्ट क्यों हुआ यार। क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, इनकम कंडीशन पूरी नहीं हुई, एज या रेजिडेंस से जुड़ी प्रॉब्लम थी, बैंक डिटेल्स गलत थी या कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग था। कारण पता करने के बाद डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करो। जहां री एप्लीकेशन या ग्रीवेंस का ऑप्शन हो वहां एप्लीकेबल प्रोसेस फॉलो करो, और हमेशा एप्लीकेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी संभाल कर रखो। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि विडो पेंशन पूरे भारत में सिर्फ एक ही नाम से नहीं चलती। केंद्र की तरफ से इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, लेकिन अलग अलग राज्यों में नाम अलग हो सकता है, एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, एज लिमिट अलग हो सकती है, इनकम की शर्त अलग हो सकती है और मिलने वाली रकम भी अलग हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले अपना राज्य पहचानिए, फिर अपने राज्य में चलने वाली सही स्कीम का नाम जानिए, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट तैयार करिए और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित गवर्नमेंट ऑफिस से जानकारी लेकर ही कंफर्म करना और अप्लाई करना। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप किस राज्य से हो, और अगर आपके राज्य में विडो पेंशन का नाम अलग है तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट से दूसरे लोगों को भी अपने राज्य की सही स्कीम ढूंढने में मदद मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनके लिए ये जानकारी काम आ सकती है। मैं हूं आस्था, आप देख रहे हैं बॉस वाला हिंदी, और ऐसी ही गवर्नमेंट स्कीम्स, पेंशन, बैंक्स और आपसे पैसे और आपके पैसे से जुड़ी आसान और जरूरी बातों के लिए बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दो। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर।